हरे कृष्णा दोस्तों। तो देखिए, आज जो हम फिजिक्स की सीरीज को अपने जो क्लास 12th के बच्चों के लिए चला रखे थे, उसमें आज आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है, हम 4 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट लाए हैं, 9वां 10वां 11वां 12वां। इससे पहले के अगर आपने क्वेश्चन नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक है, उन क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, विद्युत और वैद्युत में कोई फर्क नहीं है होता है, खाली दोनों सेम ही है, खाली नाम अलग अलग है, वैद्युत कहे चाहे विद्युत कहे। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन which produced by the rotation of electric dipole in uniform electric field। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एक एक मार्क्स के। गाउस या गॉस दोनों नाम सेम है, या तो गाउस कह के पूछ लेगा या गॉस कह के पूछ लेगा। गाउस या गॉस की प्रमेय लिखे, यानी राइट द गॉस थ्योरम। फिर हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये बहुत बार पूछा जाएगा। तो देखिए, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम आपके लिए ले आ रहे हैं। बस आप क्या करिए, एक कॉपी बनाइए और खूब बढ़िया से सीरीज करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाने वाला है। चलिए तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमें काम क्या करना है कि एक समान हमें विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है और चेक करना है कि भाई इतना घुमाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने बताया है, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो जो कि रिटेन है, आपको लिखना है, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर छुपे होते हैं वो होते हैं हेडिंग में। तो अगर आपने हेडिंग सही डाली है तो आपके नंबर परफेक्टली आप पा जाओगे। तो देखो, हेडिंग डाल दिया, आपके हाफ मार्क्स यहीं से क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मैंने हेडिंग डाल दिया। फिर दूसरा नंबर जो छिपा रहता है वो छिपा रहता है कि डायग्राम में, कि आपने डायग्राम कितना अच्छे से फॉर्म किया है। अगर आपने डायग्राम बहुत बढ़िया फॉर्म कर दिया तो एग्जामिनर बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। मैक्सिमम टाइम आपके कुछ जगहों पे नंबर छुपे रहते हैं, पहली हेडिंग, दूसरा डायग्राम और तीसरा लास्ट का आंसर जो आपने प्रूफ करने वाले हो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। जो ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो लगभग 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आता है। तो अगर ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो हमें करना क्या है कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है और चेक करना है कि कितना वर्क डन हो रहा है। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो कोई भी 2 पॉइंट हो, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या हो, जो उनके चार्ज हो वो सेम हो, बस उनका डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। तो देखो, हमने क्यू चार्ज ले रखा है और कुछ दूरी पे रखा हुआ है, और लेकिन एक क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये बन गया विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बन गया। अब क्या कर रहे हैं कि पहले ये इस पोजीशन पे था, नॉर्मली जी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये डायरेक्शन दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है उसकी लेंथ भी इक्वल रखो, विद्युत बल रेखाओं का जो लाइन है उसको क्या रखो, बराबर रखो, और उनके बीच का जो गैप है वो भी बराबर रखो। तो ये शो करता है कि आपने जो बनाई है वो एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दिया है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए ध्यान दीजिए, शुरू में हमने क्या रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एकदम डायरेक्शन में, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही हमने ये रखा है। फिर हमें क्या करना है, घुमा के थीटा एंगल लाना है। कितना घुमाना है, थीटा एंगल घुमा के चेक करना है कि भाई थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क डन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो थीटा एंगल घुमाने के लिए वर्क डन निकालना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, जब कभी भी कोई बड़ा काम हो हमारे पास, तो बड़ा काम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिए जिससे कि आसानी से हमारा काम हो जाए। तो हम भी क्या करेंगे, एक ही बार पूरा थीटा एंगल ना घुमा के पहले चेक कर लेंगे भाई कि अल्फा एंगल अगर घुमाए, छोटा सा एंगल ले लें एक अल्फा, कि अल्फा एंगल घुमा रहे हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे लिखने भी आपको आना चाहिए कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्य साम्य स्थिति कौन सी है, जो ये वाली पहली वाली पोजीशन थी, साम्य स्थिति AB दिख रहा है, ये AB है, AB। तो AB से थीटा कोण घुमाकर A' B' में लाया गया। थीटा कोण घुमाना है, ये है थीटा एंगल, और इसको क्या करना है, A' B' में लाना है।
लाया गया। ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं, जैसा कि वो रखा है, ए पर माइनस क्यू, बी पे प्लस क्यू। तो माना ए बी को साम्य स्थिति से अल्फा कोण घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर हो रहा है? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटा सा एक एंगल ले लेंगे, छोटे से एंगल पे वर्क डन निकाल लेंगे। जब छोटे से एंगल पे काम आ जाएगा कि कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो बस छोटा जब मिल जाता है तो उसको बड़ा करना है तो हम समाकलन कर देते हैं, और जैसे ही समाकलन करेंगे वैसे आसानी से हो जाएगा। बायो वाले बच्चे डरे नहीं, समाकलन की एक ऐसी ट्रिक दूंगा जो आप आसानी से समझ जाओगे। चलो ध्यान देते रहो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम छोटे से एंगल पे वर्क डन निकाल रहे तो एंगल भी, जो वर्क डन भी आएगा कैसा आएगा? छोटा। छोटा सा घुमाने में काम करोगे तो काम भी तो छोटा ही होगा, अब पूरा बड़ा एंगल घुमाने में काम करोगे तो वर्क डन भी वो क्या होगा? बड़ा। तो हम अभी एक छोटा सा कोण डी अल्फा ले रहे हैं, डी अल्फा पे वर्क डन निकालने, तो वर्क डन भी कितना होगा? छोटा। और छोटे को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डी। यानी कि जहाँ कहीं भी डी दिख रहा हो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, अवकलन। क्लियर हो रहा है? और इस डी का मतलब क्या है कि आप मिनिमम चीज़ निकाल रहे हो, यानी कि छोटा चीज़ निकाल रहे हो। तो चलिए देखते हैं, हमने क्या किया कि छोटा सा वर्क डन निकाला, क्यों? क्योंकि छोटा सा एंगल घुमा रहे। तो ये फॉर्मूला हम ले आए हैं कहाँ से? तो W इक्वल टू एक बहुत पुराना आपने फॉर्मूला देखा है, F इंटू एस होता है, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। तो जो दो डायरेक्शन में बल लगता है उसको बल ना कह के हम क्या कह देते हैं? टॉर्क कह देते हैं, यानी बल आघूर्ण कहते हैं, और उसको दिखाते किससे हैं? टाउ से। तो देखो, फोर्स के जगह हमने क्या यूज कर दिया? बल आघूर्ण, यानी कि टाउ। वर्क के जगह वर्क। और डिस्प्लेसमेंट मतलब हम एंगल घुमा रहे हैं, तो कितना एंगल घुमा रहे हैं? तो हमने सबसे पहले कहा कि भाई छोटा सा एंगल घुमा रहे हैं, तो छोटा सा हमने डी अल्फा ले लिया। जब इसको सॉल्व करोगे, आगे बढ़ते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाता है पी ई साइन अल्फा डी अल्फा। अब बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये कहाँ से आया? तो ये आया है, एक फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण इक्वल टू, यानी कि टाउ इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे हम किसको घुमा रहे हैं? अल्फा एंगल घुमा रहे हैं, इसलिए पी क्या है? तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ये छोटा सा वर्क डन निकल गया, अब हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क डन, यानी कि कुल कार्य, टोटल वर्क डन, या नेटवर्क भी कहते हैं, टोटल या नेटवर्क। तो देखिए, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो आपको बताया था मैंने कि जब छोटा काम करना होता है तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। और जब किसी भी काम को बड़े में निकालना हो तो क्या करने लग जाते हैं? समाकलन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं। तो वही करेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब समाकलन एक लिमिट पे होता है, तो देखिए लिमिट क्या करेंगे? दोनों ओर समाकलन करना है, डी डब्ल्यू, और इधर भी हो जाएगा पी ई साइन अल्फा डी अल्फा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए होता क्या है, अभी हमने बिल्कुल भी एंगल नहीं घुमाया, तो जब एंगल नहीं घुमाया तो कितना है? 0। 0 से लेके कहाँ तक घुमाना है? पूरा निकालने के लिए थीटा एंगल तक। तो हमें कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से थीटा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 0 से थीटा। तो देखिए होता क्या है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो जब कभी भी इंटीग्रेशन करना हो, तो जब आ जाए डी और इंटीग्रेशन साइन दोनों एक साथ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देंगे। यानी यहाँ पे बच के जाएगा खाली डब्ल्यू, डी और इंटीग्रेशन साइन, यानी कि समाकलन का चिन्ह दोनों एक साथ खत्म हो गए। फिर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाती है। कभी भी जो कैपिटल वाले होते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट है जो कि बदलता नहीं है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन किसका होना है अब? साइन अल्फा डी अल्फा का। कहाँ से कहाँ तक? 0 से थीटा डिग्री तक। अब एक हम फॉर्मूला देखेंगे कि जब कभी भी इंटीग्रेशन करना हो हमें किसका? साइन एक्स डी एक्स का। ध्यान से देखिएगा, अगर हमें ये इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला आता है। इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस का कॉस एक्स होता है। क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। तो ऐसे ही हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू तो ऐसे का ऐसे ही रहा, ये पी ई ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर रहे हो जब, तो साइन अल्फा का मैंने बताया कि जब यहाँ एक्स था और यहाँ एक्स था, तो हमने क्या कर दिया?
कॉस एक्स में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी तो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का कॉस अल्फ़ा में। तो ऐसे होता है इंटीग्रेशन। और देखेंगे जो ये लिमिट होती है वो लिमिट ऐसे ये नीचे एक आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लगा के, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखिए इस माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, माइनस का पी, अंदर क्या बच जाएगा, एक बार थीटा रखो तो ये हो गया कॉस थीटा, माइनस लगता है ये फॉर्मूले का है, इसमें जीरो ले आओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पी कॉस थीटा ऐसे रहा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर हो रहा है। अब इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अगर माइनस से अंदर, तो क्या होगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। तो टोटली जो फॉर्मूला मिलता है हमें क्या मिलता है, P इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा तो पहले आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का, तो इसको हम क्या लिख देते हैं बाद में। तो ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी कोई आप फॉर्मूला डिराइव करते हो या आंसर निकलता है तो उसको इस तरीके से डब्बे में बंद किया करो और ये रबड़ बैंड भी लगा दिया करो। क्लियर हो रहा है। तो ये है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। तो इसको ध्यान में देखिए, ये डेरिवेशन को कीजिए। इसमें केस भी बनते हैं, केस बनते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब हम थीटा की जगह क्या रख दें, 90 डिग्री। तो जब थीटा की जगह 90 डिग्री रख दोगे तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम। जब हम थीटा की जगह 0 डिग्री रख दें तो कैसा हो जाएगा, वर्क डन मिनिमम। यानी कि अगर आपको W मैक्सिमम चाहिए तो ये आप खुद करने वाले हो। W मैक्सिमम चाहिए तो थीटा के इक्वल जगह क्या रख दो, 90 डिग्री। अगर आपको W मिनिमम चाहिए तो क्या करो, थीटा की जगह क्या रख दो, 0 डिग्री। क्लियर हो रहा है। इसी फॉर्मूले में आप पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और आता है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन अगर हम देखना है तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स। देखिए डिफिनेशन से मुझे पता है कि समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैद्युत पृष्ठ क्या हुआ, तो पृष्ठ हुआ कोई सा भी एक सरफेस। एक हमने जैसे ये सपोज ये सरफेस ले लिया इस टाइप का, ठीक है। अब इससे क्या हो, अभिलंबवत, अभिलंबवत कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुई, यानी कि जो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुई जाएंगी वही क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से देखिए ये क्या है, जैसे इसके साथ 90 डिग्री पे जा रही है। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है कि हम ले लें ये बॉक्स है एक हमारे पास, ध्यान से देखिए इस बॉक्स को, और ये हो गई वैद्युत बल रेखा। ये क्या हो, इसके साथ अगर 90 डिग्री पे जा रही है, अगर एकदम 90 डिग्री पे जा रही है तो ये क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। लेकिन अगर किसी और एंगल पे जा रही है तो वैद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएगी। क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी को कहेंगे जो कितने पे जाए, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए। अगर कोई और एंगल पे जा रही है तो उसको हम वैद्युत फ्लक्स नहीं कहने वाले। समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। किससे डिनोट करते हैं, याद रखेंगे फाई से, बड़ा सिंपली बनता है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, तो देख लो कि कितनी जा रही है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे जाने वाली कितनी है, 3, तो कितना हो जाएगा, 3। क्लियर हो रहा है। अगर यही कोई दूसरे एंगल पे जाए, जैसे सपोज कोई ऐसे जा रही है, क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, क्या होगी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बिल्कुल नहीं होगी। अब कितनी हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अभी भी जो है 3 ही है। क्लियर हो रहा है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, फाई इक्वल टू ई डॉट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ds। ds मतलब कि जिस एरिया से जा रही हैं, ds मतलब क्या हुआ, वो छोटा सा एरिया। जब इसको हम ओपन करते हैं तो फाई इक्वल टू क्या आ जाता है, आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाता है ds कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये भी फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब बात करता है कभी कभी यूनिट की, तो यूनिट की भी देख लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट, सोचिए यूनिट क्या होगा। तो यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, बताइए, बहुत सिंपल है,
तो जब ऐसा कभी ना आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, F/Q। तो यहाँ से मिल गया न्यूटन पर कूलाम, और इसका क्या होगा, एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसमें मीटर स्क्वायर से कर देंगे तो जब मिला लो तो क्या बन गया यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, सॉरी खाली कूलाम। तो ये होता है इसकी यूनिट। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, तो ध्यान से समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछता है और काफ़ी बच्चे इसकी वजह से परेशान भी होते हैं और बहुतों को आता भी है। बहुत सिंपल है, उतना टफ नहीं है कि एक्सप्लेन गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस की प्रमेय लिखिए। ये बहुत बार आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हो, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे आप MP बोर्ड से देख रहे हो, चाहे UP बोर्ड से देख रहे हो, चाहे UK बोर्ड से देख रहे हो, चाहे CBSE हो, चाहे NCERT हो, चाहे ICSE हो, तभी में ये आता ही आता है। तो बहुत सिंपल है, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता है। चलिए देखते हैं, आप ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से आप समझने वाले हो। गॉस की प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंध त्रिआयामी वस्तु से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत सिंपली है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंध त्रिआयामी वस्तु से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। चलिए समझते हैं। कोई बंध त्रिआयामी वस्तु का मतलब कि कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे 3D स्ट्रक्चर हो, जैसे कि सपोज हमने बॉल ले लिया, 3D स्ट्रक्चर में हमने क्या ले लिया, कोई बॉल ले लिया। उस बॉल से गुजरने वाली जितनी इलेक्ट्रिक लाइनें होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितने होंगे, जितनी वैद्युत बल रेखाएं होंगी जो कि 90 डिग्री पे जाएं या जिस पे भी जाए 90 डिग्री पे जाए, वो जितनी बल रेखाएं हो, जितना फ्लक्स हो, यानी कि फाई, इसमें कोई चार्ज होगा, उस चार्ज के 1/ε0 गुना होती है। चलिए देखते हैं किससे हम इसका लिखते हैं गणितीय रूप। तो गणितीय रूप में देखिए, गणितीय रूप में कैसे लिखना है, देखिए ऐसे ही बोलते हुए समझ जाएंगे। किसी बंध त्रिआयामी, बंध का मतलब ऐसे, किसी बंध त्रिआयामी वस्तु से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश Q के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये याद रखेंगे। क्या बोला, किसी बंध त्रिआयामी वस्तु से, बंध मतलब गोल, किसी बंध त्रिआयामी वस्तु से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऐसे ही करके आप बार बार बोलिए, देखिए आपको याद हो जाएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपके पास ये गॉस की प्रमेय भी आ गई। इसको जितने बार हो सके उतने बार लिखिए और जितने बार बोल बोल के याद हो जाए याद करिए, बहुत सिंपली आपको याद हो जाएगा। क्या बोला, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। किसी बंध त्रिआयामी वस्तु से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 से गुणा करोगे तो उसके अपॉन में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो चलिए इसको याद कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़ें, अभी तक पूरी फिजिक्स छोड़ चुके हैं, तो भी आप ध्यान दीजिए, इन वीडियोज़ को कवर अप करते रहिए, आपको बहुत अच्छे से आने वाला है। ध्यान दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो कह रहे हैं किसी तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखिए बड़ी सिंपली समझ जाएंगे। जैसे कि सपोज हमने एक ये वायर ले लिया, ये हमारे पास एक ये वायर है, ये इस वायर में हमने क्या लिया कि एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, छोटा सा ये एरिया ले लिया। अब चेक कर रहे हैं कि भाई इस एरिया में कितना चार्ज है। तो इतने एरिया के जो चार्ज के बारे में बताएगा वो कौन बताएगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व ही इसको डिफाइन करेगा। तो देखिए इसको शो करते हैं हम लेमडा से। किससे शो करते हैं? लेमडा से, याद रखेंगे। इसको लेमडा से दिखाते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज यानी Q इन पर लेंथ। समझ में आ रहा है? एकांक लंबाई यानी कि पर लेंथ लेना पड़ेगा। तो जो इतनी छोटे से लेंथ में जो भी चार्ज होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेखीय आवेश घनत्व को। अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? यूनिट अगर ध्यान में रखते हो तो यूनिट Q का क्या हो जाता है? कूलाम, यानी कि चार्ज का कूलाम, और इसका मीटर, कूलाम पर मीटर।
कभी कभी होता है कि 2-3 और पूछ ले, 2-3 मतलब कि दूसरा जो नाम पूछता है वो ये पूछ सकता है, सेकंड अगर कभी कभी पूछता है कि दूसरे नंबर पे पूछ ले कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व इंग्लिश में कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी या फ्लक्सीय चार्ज डेंसिटी होता क्या है, यानी फ्लक्सीय आवेश घनत्व। तो कुछ नहीं हो, जैसे हम पर लेंथ में देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ है जिसके हम पर एरिया में देखने लग जाए, तो पर एरिया में देखेंगे तो इसको हम दिखा देते हैं किससे, सिग्मा से दिखा देते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/A, यानी कि एरिया की जब बात करने लग जाए तो हम Q/A एरिया से दिखा देंगे। तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व, तीसरा एक और आ जाता है कभी कि आयतन आवेश घनत्व। सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो रेखीय आवेश घनत्व ही पूछता है, आवेश घनत्व इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसमें क्या कर देंगे, इसको हम दिखाते किससे हैं, गामा से। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो Q/, जैसे देखिए रेखीय था तो हमने लंबाई से डिवाइड किया, पृष्ठीय था या क्षेत्रीय था तो हमने क्षेत्रफल से डिवाइड किया। ये है आयतन, तो किससे डिवाइड करेंगे, हाँ सही कह रहे हो, वॉल्यूम से। क्लियर हो रहा है, तो यही इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर हो रहा है। अगर इसका यूनिट बनाने पे आओगे तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम पर एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये है आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हम बाकी आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, तो देखते रहिए इन वीडियोज को, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप इसके भरोसे रह सकते हैं। बहुत अच्छे से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाया जा रहा है, आप देखते रहिए। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद।